डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि पाकिस्तान के मामलात जब भी कोई दहशत गर्दी होती है तो फोकस होता है बलूचिस्तान में, वहाँ से आगाज़ होता है। और जब वहाँ पर तहकीक की गई वो बल्कि हुकूमती और हुकूमती तर्जुमानों की तरफ से या जो पाकिस्तान और रियासत पाकिस्तान की तरफ से जितने शवाहिद सामने रखे गए, ऐसे लगता है ऐसे क्या बल्कि हक़ाइक़ और एविडेंस मौजूद हैं कि वो ईरान से बलूचिस्तान को टारगेट किया जाता है और बलूचिस्तान से यहाँ पर दहशत गर्दी और बलूचिस्तान में फैलाई जाती रही। अभी जब ये सारा मामला हुआ, ईरान के अंदर वहीं पर ड्रोन्स तैयार किए गए, वहीं पर सारा एक सिस्टम लगा और वहां से वहीं से लॉन्च हुए, वहीं पर उन्होंने तबाही मचाई। आप क्या समझते हैं कि मोसाद और रॉ का जॉइंट वेंचर था कि उन्होंने वहां पर यह सारा सिस्टम किया? इज इट करेक्ट कि वहां पर जो ईरान के अंदर जो पहले एविडेंस मौजूद थे रॉ की मौजूदगी के, वो इस चीज को साबित करते हैं कि रॉ वहां से दहशतगर्दी यहां भी फैलाता है और उस पूरे खित्ते की आग में लाने में नेतन्याहू और मोदी का गठजोड़ है? ये यानी इसमें कोई एग्जैक्ट बात कहना तो खासा मुश्किल है, लेकिन जिस तरह की शवाहिद पहले भी सामने आते रहे हैं और कलभूषण यादियों और जो है वो इस तरह के कई और वो चीज़ें गवाहियाँ सामने आई हैं, और अब जो खुद ईरान ने जिस तरह से इस सारे इस्राएली हमले में वहाँ पर एक ख़बर ये भी थी जिसको अभी तक मैं 100% कन्फर्म नहीं कर सका कि वहाँ पर बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां की गई हैं ईरान के अंदर, तो 70-75 के करीब बताई जा रही है, 73 कि गिरफ्तारियां की गई हैं कि जिनमें इंडियंस भी हैं, रॉ के लोग भी हैं, मोसाद के लोग भी हैं और ख़ुद इंटरनल जो है वहाँ के अपने भी जो है वो लोग हैं। तो ये जो है इस्माइल हानिया की शहादत के बाद लाइक अप्रैल 2024 में शायद हुआ था पिछले जी। तो उस वक्त से अब तक कोई वहां पर काम नहीं हो सका कि यहाँ पर अंदर ही लोग मौजूद थे ईरान के अंदर। ये आपने बड़े नाजुक सवाल को आपने टच किया है और ये हमें बहरहाल ये मानना पड़ेगा और अपने भाइयों से ये अर्ज़ करना पड़ेगा कि इतने बड़े हमले के बाद कि जिसमें वो सारा हमला अंदर से किया गया था और ऐसी टेक्नोलॉजी और फिर जिस तरह से उन्होंने लुबनान में वो एक हाई टारगेट जो है वो उसको यानी क्या जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से जो है, तो ये सारा काम उसकी मोसाद के ज़रिए हो रहा था, ये सारा काम इस्राएली इंटेलिजेंस के ज़रिए हो रहा था। इसके मुकाबले में ईरान की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उसको जितना मुतहर्रक होना चाहिए था, जितनी उसके लिए उन्हें अवेयरनेस की ज़रूरत थी, अवेकनिंग की ज़रूरत थी, वो देखने में नहीं आई और उसका जो है वो यानी अल्लाह माफ़ करे एक बहुत बड़ा खमियाजा ईरान को भुगतना पड़ा। दो सवाल के बाद फिर मैं आऊँगा कि इस खित्ते को आगे आप कहाँ जाते देख रहे हैं। दो सवाल इससे लिंक करते हैं। पहले तो ये फरमाइएगा कि बल्कि वो पहले एक सवाल है कि आपको डॉक्टर अब्दुल कदीर आपके दोस्त भी रहे, आपको याद आ रहे हैं? बिल्कुल याद आ रहे हैं जी। क्यों याद आ रहे हैं? हाँ जी, मैं जब यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा में था, मैं उसके बाद और भी मैं लाना चाह रहा हूँ। अच्छा, यूनिवर्सिटी ईरान से लिंक जो करता है मैं इसलिए आपको वो भी आप जो है, जब मैं यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा में था तो उस वक्त डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब कोई अपनी एक निजी मसरूफियत के लिए कोई एक हफ्ता भर उन्होंने क़याम किया था। मेरी उनसे बहुत पुरानी याद अल्लाह थी, वो ये कि मैंने एक दफ़ा उन्हें अपनी एक दो किताबें सऊदी अरब से भेजी, तो मैं ये समझ रहा था कि मैं एक हम्बल सा यानी तालिब इल्म हूँ, टीचर हूँ, तो कुजा डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब। लेकिन मेरी हैरत की इंतहा न रही कि उन्होंने उसके जवाब में अपना उनका एक बड़ा खूबसूरत सा शेरी मजमुआ था कि जिसमें वो शेरी यानी ये कि इंतखाब यानी उसका असदुल्ला गालिब, इकबाल, पत्नी क्या क्या, दाग देहलवी, तो उन्होंने वो मुझे भेजा। ये समझिए कि हमारा आगाज़ था मुलाकात का। फिर बाद में भी मुलाकातें होती रहीं, वो सरगोदा भी तशरीफ़ लाए, लाहौर में भी हमारी एक दो दावतों पर वो उसमें वो भी। तो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब आज इसलिए याद आ रहे हैं कि पाकिस्तान अल्लाह के फजल और डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की साइंसी जो उसके कारनामे की बदौलत आज इंशाअल्लाह नाकाबिले तस्खीर है।
इसी वजह से आपने इंडिया के साथ जंग के दौरान देखा कि इंडिया को आगे बढ़ने की जुर्रत नहीं हुई, क्योंकि हम एटमी कुव्वत है। और तो ये इस आज अगर ईरान भी एटमी कुव्वत होता तो किसी को उसकी तरफ निगाह उठा के देखने की जुर्रत ना हो। तो ये फरमाइएगा कि सऊदी अरब की स्टैंडिंग क्या है? उन्होंने तो क्लियर कह दिया कि हम मुस्लिम उम्मा के साथ हैं और ईरान को सपोर्ट करते हैं। एक तरफ वहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप उनसे बड़े अच्छे ताल्लुकात को उस्तवार किया, वहाँ पर कुछ अरसा कुछ दिन रहे भी, बहुत मुस्बत रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं वहाँ पे उन दोनों ममालिक के दरमियान। तो आपको क्या लग रहा है कि वहाँ पर उनका ये बयान किस हद तक इम्पोर्टेंट है? ये देखिए, बयान अपनी जगह पर इम्पोर्टेंट ज़रूर है, और ये कि सऊदी अरब के अमेरिका के साथ बहुत पुराने ताल्लुकात हैं। यानी वो एक तरह से समझ लीजिए कि किंग अब्दुल अजीज़ और किंग आले सऊद, किंग सऊद, फिर शाह फैसल, लेकिन उनमें ऐसे भी मराहिल आते रहे हैं कि जब यानी शाह फैसल ने तेल का हथियार भी इस्तेमाल किया, और अब जो है वो उनको भी ये एहसास हो गया है, जो सऊदी अरब को भी, यूएई को भी, दूसरे अरब ममालिक को भी, कि अगर जो है वो ये उसूल तय पा जाए कि इसराइल ये समझता है कि फ़लाँ मुल्क जो है उसके लिए ख़तरा है, लिहाजा उस पर हमला कर देना चाहिए, और अमेरिका भी उसको जो है एंडोर्स कर दे, उसको मंजूर कर ले, कहे कि ठीक है, तो ये तो फिर कोई मुल्क जो है, हसन साहब आप बताइए, वो महफूज रह सकता है? तो ये अरबों को भी ये एहसास हुआ है। लेकिन वो जो उन्होंने कहा है ना कि उम्मत मुस्लिमा आपकी सपोर्ट करेगी, इसमें बड़े सवालात हैं, क्योंकि एक तरफ सऊदी अरब इत्तेहादी है, दूसरी तरफ सऊदी अरब यानी कोई ख़ुद बहुत बड़ी जंगी या जो है वो एटमी कुव्वत नहीं है। तो बहरहाल उससे मुराद यही है, और ये अच्छी बात है कि अब पाकिस्तान को, तुर्की को आगे बढ़ना चाहिए, और ये जो सऊदी अरब का इनिशिएटिव है कि उम्मत मुस्लिमा ईरान के साथ है, तो इसको बुनियाद बनाकर आगाज़ करना चाहिए, और एक ऐसा दिफाई यानी मुत्तहिदा दिफाई निज़ाम जो है उस पर इत्तेफाक करना चाहिए कि अगर किसी एक मुसलमान मुल्क पर हमला किया जाएगा तो वो जो है सारे मुसलमान मुल्कों पर हमला। तो आपको लगता है कि ये इसराइल ईरान की जंग ये कंट्रोल हो पाएगी या मज़ीद बढ़ेगी? मेरा अंदाज़ा ये है कि जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा, और वो इससे पहले एक तजुर्बा यानी पाक भारत जो है कशीदगी ख़त्म कराने की सूरत में भी कर चुके हैं, तो इस वजह से मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हम इन दोनों के दरमियान एक सालसी करवाएंगे। तो बहरहाल उसमें हम तफसील में नहीं जाते कि कोई ऐसी बहस को हम नहीं शुरू करना चाहते। अगर अमन मुआहदे की तरफ मामला जाते हैं तो क्या सियाक़ो सबाक़ हो सकते हैं? क्या बात यानी अमन मुआहदे की तरफ ये देखिए कि अब जो है वो अगरचे पहले ही ईरान किसी सूरत में भी अपने इसके जो उनका प्रोग्राम है न्यूक्लियर यूरेनियम अफजूदगी का प्रोग्राम जो है, और वो बार बार ईरान ऐलान कर रहा है कि हमारा पीसफुल मकासद के लिए है, हमारा एटमी कुव्वत बनने का इरादा नहीं है। लेकिन अगर इसकी शराइत में ये हो, इसराइल ये चाहे कि वो ये डिक्टेट करे कि आप यूरेनियम को एनरिचमेंट करेंगे ही नहीं, आप अफजूदगी करेंगे ही नहीं, फॉर एटमी हथियारों से बाज करने के हाँ, जो ये अगर नकात शामिल हाँ, मतलब ये कि आप जो है वो बिल्कुल ही हर चीज से न्यूक्लियर प्रोग्राम से दस्तबरदार हो जाए, तो ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम से दस्तबरदार नहीं होगा। लेकिन उसका स्टांस बड़ा वाज़ेह है, उसने एनपीटी पर दस्तखत किए हुए हैं ईरान ने। तो इस वजह से कोई ईरान एटमी हथियार तो नहीं बना रहा, लेकिन वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम से अमन मुआहिदा अगर हो भी जाता है तो दस्तबरदार नहीं हो।